जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईवीएस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू किया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि वायु दाब नापने वाले यंत्र का क्या नाम है। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि वायु दाब क्या होता है। देखिए, पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ वायुमंडल का एक आवरण है। ये वायुमंडल पृथ्वी पर एक दबाव लगाता है और इसी दाब को कहते हैं वायु दाब। ठीक है दोस्तों, तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। कौन से यंत्र का? बैरोमीटर, या इसी को दाब मापी भी कहते हैं। बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर में क्या होता है कि इसमें Hg यानी कि पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। ये पारा है Hg, और पारा के बारे में याद रखिएगा कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है, तो पारा, और इसका नोटेशन है Hg। बैरोमीटर में इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बैरोमीटर में क्या भरा हुआ है दोस्तों? पारा भरा हुआ है। ठीक है, और जब ये पारा ऊपर जाता है ना तो मान लीजिए ठीक है कंडीशन, लेकिन अगर जैसे बैरोमीटर से पारा अचानक से नीचे गिरने लगा, ये जो बैरोमीटर में इसमें पारा अचानक से क्या हो रहा है, नीचे गिरने लगा, तो क्या होता है कि आंधी आने का संकेत होता है कि मौसम में हवा क्या होगी, तेजी से चलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वायु दाब में अनियमितता हो रही है। ठीक है, तो वायु दाब नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर या फिर दाब मापी, दोनों एक ही चीज है। बैरोमीटर का या दाब मापी। और इसी तरह से थर्मामीटर क्या होता है? मानव शरीर का ताप मापता है। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और ऐसे भूकंपीय तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। और वायुमंडल की नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? ठीक है, समझिएगा। बीटी कपास एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है दोस्तों? ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक, और इस कपास में क्या होता है कि एक बीटी, याद रखिएगा बीटी, ठीक ना, इसका नाम होता है बैसिलस। बी से हो गया बैसिलस और टी से हो गया थुरिजिनसिस। ठीक ना, बैसिलस थुरिजिनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। ठीक, और जैसे इस जीवाणु की बीटी जीवाणु है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसमें क्या पाया जाता है? बीटी नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। बी से हो गया बैसिलस और टी से हो गया थुरिजिनसिस। ठीक ना, बैसिलस थुरिजिनसिस ये जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, जैसे कि कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास हो जाता है उसमें, जिसमें ये जीवाणु होता है। ये क्या करता है? उस पौधे में कीटनाशक जीवाणु पैदा करने की क्षमता का विकास करता है, जिससे कि जो हानिकारक कीट होते हैं उससे क्या होती है, पौधे की सुरक्षा होती है। तो याद रखिएगा बीटी कपास एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक किस वर्षा का? अम्लीय वर्षा का। अम्ल, जिसमें अम्ल की अधिकता होती है उस प्रकार की वर्षा का। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है दोस्तों आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, ये SO नहीं होता है बल्कि SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है दोस्तों ना, कि उद्योग जो होते हैं और वाहन, उससे निकलने वाली होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस क्या होती है कि वर्षा की जो बूंदें होती है ना, और ओस की बूंदों के साथ जब मिलती है तो ये अम्ल का गुण बना लेती है। किसका गुण बना लेती है? अम्ल का गुण बना लेती है, और बारिश होने पर ये अम्ल के साथ नीचे गिरती है। इसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या करती है कि फसलों को
और इमारतों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। जैसे फसलों को तो नुकसान होगा ही, और इमारत जैसे भवन जो है वो डिस्कलर होने लगते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद दोस्तों आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। समझिएगा दोस्तों, जहां पे विविधता अधिक होगी वहां पे उत्पादकता भी अधिक होती है। तो जो विषुवत रेखा होती है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा होती है, यहाँ पे क्या होता है कि बारिश अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है। यहाँ पे अधिक बारिश की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मात्रा में विकसित होते हैं, तो जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उत्पादन क्षमता अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, यानी आम पकाने में यानी फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सुनोगे ना कार्बाइड, तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फलों को पकाने में यूज किया जाता है। और इस रसायन से क्या होता है, एक गैस निकलती है, कौन सी गैस, एसीटिलीन। कौन सी दोस्तों, एसीटिलीन। याद रखिएगा, एसीटिलीन गैस निकलती है और ये गैस फलों को पकने में सहायक होती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी, इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल के पीने से फैलती है। तो इसमें हो जाएगा आपका टाइफाइड। एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल को पीने से फैलता है। टाइफाइड का एक दूसरा नाम इसे आंत्र का बुखार भी कहा जाता है, या आंत का बुखार भी कहा जाता है। और टाइफाइड एक प्रकार का जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है दोस्तों, जीवाणु से। और इस जीवाणु का नाम क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। नाम याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं। ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं, बढ़ाने में सहायक होती हैं, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये भी टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये भी टेम्परेचर को बढ़ाने में सहायक है। मेथेन CH4 ये भी तापमान को बढ़ाने में सहायक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ये भी तापमान को बढ़ाने में सहायक है दोस्तों। लेकिन कार्बन मोनो यानी कि जो CO गैस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा, CO। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा नहीं है। द्विबीजपत्री पौधा नहीं है। ठीक है, समझिएगा। देखिए द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। वे फसलें होते हैं जिनके बीज 2 पत्ती वाले यानी 2 दल में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पौधे का बीज है जिसमें 2 पार्ट्स बनते हैं, 2 दल होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। जैसे सरसों हुआ, अरहर हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, ये सब क्या है दोस्तों, द्विबीजपत्री हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। पौधों में जल का अधिग्रहण
किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण यानी जल को सोखना किसके द्वारा होता है? पौधों में, समझिएगा, ठीक ना। जल का अवशोषण अगर की बात की जाए या फिर संचरण की बात की जाए तो पौधों में एक ऊतक पाया जाता है जाइलम। जाइलम नामक ऊतक से पौधों में जल का अधिग्रहण या फिर संश्लेष, अवशोषण और संचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा कि कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद को प्रथम साहित्यिक स्रोत माना जाता है। ये ऋग्वेद जो है भारत का प्राचीनतम, सबसे पुराना और प्रथम ग्रंथ है, प्राचीनतम है और प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों इंद्र देवता को समर्पित है। और इसके 10वें मंडल में ना पुरुष सूक्त का, यानी कि पुरुष सूक्त इसका जो 10वां मंडल है दोस्तों, इसी में एक सिद्धांत है जिसको 4 वर्णी सिद्धांत कहते हैं। 4 वर्णी यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण का सिद्धांत है वो 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और इसके बारे में एक और चीज ऋग्वेद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं। क्लियर है ऋग्वेद के बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे कि वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों का विस्तार है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 78% है। 78% क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो 21% है। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 99%, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का विस्तार कुल 99% भाग पर है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण, यानी कि जो प्लेस ऐसे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है, उससे भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक ना। देखिए, शैक्षणिक भ्रमण जब आप करने जाएंगे तो आप उसको देखेंगे, सामने से देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव का विकास करना इस शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शुष्क मिट्टी की विशेषता बतलाता है? तो देखिए, शुष्क मिट्टी को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। उसमें अधिक जल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मिट्टी कठोर है, नहीं। शुष्क मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। शुष्क मिट्टी में लवण की सांद्रता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? देखिए समझिएगा, सतत यानी कि लगातार चलने वाला और व्यापक यानी विस्तृत तरीके से मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है? देखिए, न बनाए रखने के लिए ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए इसका मूल उद्देश्य ये भी नहीं है। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक नहीं होता है। ठीक ना, अनावश्यक भय नहीं होता है, ये होगा। जैसे कि अगर आप बराबर मूल्यांकन हो रहा है, बच्चों को प्रश्न दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं लगातार, तो उनके मन में जो परीक्षा को लेकर के एक भय व्याप्त रहता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे कि निरंतर मूल्यांकन अगर हो रहा है, लगातार मूल्यांकन यानी सतत मूल्यांकन हो रहा है, तो परीक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु जो है वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ठीक है, समझिएगा, वनस्पति को कैसे बदलते हैं समझने। जैसे कि क्या होता है कि जो चरने वाले पशु होते हैं ना, वो सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते। जैसे कुछ वनस्पतियों को अधिक खा लेते हैं और कुछ वनस्पतियों को कम खा लेते हैं, जिससे कि उनके स्थान पर नई वनस्पतियां उग आती हैं। तो इसको कहते हैं चुनकर चरना। क्या कहते हैं दोस्तों? चुनकर चरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ए यानी ई, और कैल्शियम और विटामिन डी, और कैल्शियम और विटामिन सी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कौन सा ऐसा है जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? देखिए, अस्थियों के लिए तो कैल्शियम आवश्यक ही है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल ये भी अस्थियों को मजबूत करने में सहायक होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो भारत में है और सबसे ऊंची है? ठीक ना, तो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों उसका नाम है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। इसको कहते हैं गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, K2 या गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और इस चोटी की कुछ खास बात है, जैसे कि यह चोटी जो है ना जम्मू में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और इस चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों उसको भी समझ लेते हैं। इस चोटी की ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक ना, ये 8611 मीटर, इसको समझिएगा, जो कि भारत में है। हिमालय की ही है लेकिन भारत में है। माउंट K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, या कहीं कहीं पे मिलेगा 8850 मीटर। याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन सही होगा। अगर 48 होगा तो आप पहले 48 को सही करेंगे, अगर 8850 होगा तो पहले आप 50 को सही करेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में सिखाने की जो विधि है, ये विधि किस पर आधारित है? क्या है ये? ठीक ना, ये शिक्षण विधि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या है कि खेल विधि में बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा देना है, उनको उनकी रुचि के अनुसार खिलाना है, और साथ ही साथ उस खेल खेल में उनको सिखाना भी है। तो ये शिक्षण विधि के सिद्धांत के अनुसार आती है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। जैसे पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से यहाँ तक हो गया क्षोभ मंडल, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर तक, मान के चलिए 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है।
ठीक ना। ध्रुवों पर जो इसकी हाइट होती है वो कम हो जाती है, 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में ही क्या होता है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब कहाँ होते हैं, क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और स्कर्वी नामक रोग में मसूड़ों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्लियर है? चलिए, और विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और एक फल है आंवला, कि आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्लियर है, कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी, मसूड़ों से खून आएगा, नाम है रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड, आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे कि भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो ये भारत की जो पहली महिला आईपीएस अफसर है उनका नाम है किरण बेदी, और ये किरण बेदी 1972 की आईपीएस ऑफिसर हैं, और ये 1972 की आईपीएस ऑफिसर है किरण बेदी। ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, पेज नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, वह कौन सा अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। क्लियर है दोस्तों? 1908 में। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? देखिए, आग्नेय चट्टान जैसे ये ज्वालामुखी है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से जो निकलता है ना लावा, इसके जमा हो जाने की वजह से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ इसमें अधिक होते हैं। तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण जैसे ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, और ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। तो बेसाल्ट ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार बेसाल्ट होगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे आ जाते हैं। 24 है हमारा कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत किस सतह में पाई जाती है? तो समझिएगा, ये पृथ्वी तल के ऊपर जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल का ऊपरी हिस्से में ओजोन पाई जाती है। और समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और यह परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक। 24 के बाद 25 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो सिख धर्म के संस्थापक के गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब के तलवंडी में हुआ था। पंजाब में एक जगह है तलवंडी। तलवंडी में कब हुआ था दोस्तों? 1469 ईस्वी में हुआ था। ये है सिख धर्म के संस्थापक। 25 के बाद 26 पे आ जाएंगे। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? शायद एक क्वेश्चन और था। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, और इसी सिस्मोग्राफ पर रिक्टर पैमाना लगा होता है। रिक्टर पैमाना लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात कर ली जाए तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और इसी दिन सूर्य का प्रकाश क्या है
कि मकर रेखा पर सीधी पड़ता है, और मकर रेखा पर सीधी पड़ने की जो घटना है वो मकर संक्रांति कहलाती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ठीक ना। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1875 ईस्वी में बम्बई में, कहाँ पे, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की, और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, वाक्य था कि वेदों की ओर लौटो। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है वो भारत के असम राज्य का, यानी असम का लोक नृत्य है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहू जो है वो भारत के किस राज्य का, असम राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जब खाद्य श्रृंखला का जो समूह बनता है तो उस समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, ठीक ना। ये सीधे नहीं जुड़े होते हैं बल्कि एक जाल की तरह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इस वजह से खाद्य श्रृंखला का जो समूह होता है उसको खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। 30 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और अगर आप ईवीएस के और सारे सेक्शन को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके ईवीएस के बाकी सेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।